नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। हर दिन अपराध के सामने आ रही कई वारदातें आम जनता को परेशान कर रही हैं। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है कि आखिर वो कितना सुरक्षित है। आज मुद्दा तो है में हम बात आपकी सुरक्षा की करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में अपराध लगातार बढ़ रहा है और जिन लोगों को इसे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दी गई वो शायद अपनी जिम्मेदारियों से अनजान है। ऐसे में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उन जिम्मेदारों को जगाने का काम करेगा जिन पर कभी जनता ने भरोसा कर सत्ता की कुर्सी सौंपी थी। कानून व्यवस्था कोई नाम की चीज है नहीं। ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। 9 महीने में छत्तीसगढ़ में 600 से ज्यादा जघन्य बलात्कार के मामले सामने आए। इन 6 महीनों में जनवरी से जून तक अपराधों की संख्या में कमी आई। रायपुर को अगर अपराध की राजधानी कहें तो गलत नहीं होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि रायपुर से हर दिन दर्जनों आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इसके बावजूद कानून के रखवाले मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। किसी भी विकासशील प्रदेश की परिभाषा में एक मजबूत व्यवस्था कानून व्यवस्था को माना जाता है, जो कि हर वर्ग से जुड़ा होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ अत्याचार, लूट, हत्या, दरिंदगी और पत्थरबाजी को लेकर अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ तौर पर यही बयां कर रही हैं। तो चलिए आपको पिछले कुछ घंटों में जो राजधानी से तस्वीरें सामने आई वो दिखा देते हैं। पहली तस्वीर रायपुर का विधानसभा इलाका। यहाँ एक घर में जमकर पथराव किया गया। 4 से 5 युवकों ने घर पर पथराव किया, कुर्सियां तोड़ डाली, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर मामला तो दर्ज किया गया, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दूसरी तस्वीर रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर की है। यहाँ नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी की गई। हैरानी की बात तो ये है कि पूरे मामले में शिक्षा विभाग का बर्खास्त कर्मचारी शामिल था। अब जरा रायपुर के टिकरापारा क्षेत्र से आई ये तस्वीर भी देख लीजिए, जहां एक ड्राइवर पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल युवक अस्पताल में भर्ती है और बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। रायपुर के आरंग से आई चोरी की वारदात ने भी प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने के साथ बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं उसे साफ कर दिया है। जहां एक स्टेशन मास्टर के घर पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए 1,70,000 रुपए की चोरी की। वहीं रायपुर में कई रेस्टोरेंट और ढाबों पर जब पुलिस ने छापेमारी की तो वहां खुफिया ढंग से पार्किंग में शराब परोसने का मामला सामने आया। पुलिस ने कई रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार चाकूबाजी, लूट और चोरी की घटनाएं निकल के सामने आ रही है। टिकरापारा थाना इलाके में एक ड्राइवर के ऊपर चाकू से हमला किया गया है। विधानसभा थाना क्षेत्र में तो एक महिला के घर में जमकर पथराव हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि आरंग इलाके में तो स्टेशन मास्टर के घर में भी चोरी हुई है। इन तमाम मामलों के आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन राजधानी में जिस तरह से बेखौफ होकर के बदमाश घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उससे राजधानी वासी भी खौफजदा हैं। यह है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तस्वीरें, जो साफ बयां कर रही हैं कि यहाँ किस कदर कानून व्यवस्था है और किस कदर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। सवाल यही है, जब राजधानी का ये हाल है तो फिर बाकी शहरों के हालातों का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और अब बात सरगुजा से आई खबर की। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ 7 लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बच्ची अपनी सहेलियों के साथ साप्ताहिक बाजार से घर लौट रही थी। आरोपियों ने नाबालिग का रास्ता रोककर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 6 नाबालिग लड़के हैं। बता दें कि नाबालिग के परिजन बेटी के रात तक घर नहीं पहुंचने पर परेशान थे, जिसके बाद देर रात नाबालिग घर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी पीड़िता ने परिजनों को दी। मैंने कंप्लेंट दर्ज कराया कि उनके साथ कुछ लोगों ने गैंगरेप किया है। तो फिर पुलिस इसमें कार्रवाई में आगे बढ़ी तो पुलिस को 7 आरोपियों के बारे में पता चला, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया और उनसे जब पूछताछ की गई तो सभी ने घटना का स्वीकार किया है। इसमें जो 7 आरोपी हैं वह उनमें से एक नाबालिग है, मतलब एक बालिग है और बाकी 6 आरोपी नाबालिग हैं, ऐसी सूचना मिल रही है, जिसको हम तफ्तीश करेंगे। और 0 में एफआईआर दर्ज किया गया है बीएनएसएस के प्रावधान के अंतर्गत, और उसके पश्चात पूरी केस डायरी जसपुर जिले को सौंपी जाएगी। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ में अपराधी बेलगाम होते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। बढ़ते अपराध को लेकर आज कांग्रेस ने मौन प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि लगातार प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन सरकार इसे कम करने के बजाय चुप्पी साधे हुए है। बढ़ते आपराधिक मामले और महिलाओं पर अनाचार के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के नेता मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। राजीव गांधी चौक के सामने बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, मुंह पे काली पट्टी बांधे हुए हैं और ये विरोध जताने का एक तरीका है। जिस तरह से लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी मुखर नजर आ रही है। विकास उपाध्याय ये कहना चाह रहे हैं कि 8 महीने में भाजपा शासन में 600 से अधिक बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, ये विकास उपाध्याय करना चाह रहे हैं। मेयर कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं पर दुराचार बंद हो, ये इनकी मांग है। श्री कुमार मेनन जी हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं पर दुराचार बंद हो। प्रमोद दुबे हैं, ये कह रहे हैं कि निर्भया की कुर्बानी बंद हो। कुछ इसी तरह शिव सिंह ठाकुर और बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी कह रहे हैं। महिला कांग्रेस की नेत्रियां भी हैं और ये मौन प्रदर्शन इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे जिला शहर कांग्रेस कमेटी के हाथ में पोस्टर रखे हैं और एक सांकेतिक तौर पे एक तस्वीर के जरिए विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। तो ऐसे तमाम नेता हैं जो यहाँ पे मौजूद है। कुलदीप जुनेजा हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक हैं, और मौन प्रदर्शन करके, मुंह में काली पट्टी बांध के मौन प्रदर्शन करके विरोध जता रहे हैं और मौजूदा सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस मसले पे घेर रहे हैं। कैमरा पर्सन नरेश नौरंग के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो एक तरफ प्रदेश में बढ़ता क्राइम का ग्राफ है, वहीं दूसरी ओर नेताओं की अपने अपने तर्क हैं। अपराध पर जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार को फेल बताया, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि अपराध में कमी आई है। हम तो शुरू से प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, आखिर सरकार कौन चला रहा है? सरकार नाम की कोई चीज है नहीं, कानून व्यवस्था कोई नाम की चीज है नहीं। ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। क्या ऐसे लोगों पर नियंत्रण है कि नहीं है? या आप गृह मंत्री हैं या फिर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश को स्टैंड कर रहे हैं? आप उनके नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था कि कोई भी 6 महीना चुन लीजिए और बताइए। मैं आपके सामने भी वो सारे आंकड़े रख सकता हूं अभी, जिसमें जनवरी से जून 2021, जनवरी से जून 2022, जनवरी से जून 2023 में अपराधों के जो आंकड़े थे, उसके बावजूद कि जब हमने स्वतंत्र कर दिए लोगों को कि आप बिल्कुल एफआईआर करो, थाने को स्वतंत्रता है, आप एफआईआर करो, एफआईआर रोक करके हमको आंकड़ेबाजी नहीं करनी है, वह कहने के बावजूद इन 6 महीनों में जनवरी से जून तक अपराधों की संख्या में कमी आई। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या अपराधों का कंपैरिजन कर देने से यह साबित हो जाएगा कि वाकई में अपराध में कमी आई है? क्योंकि जिस तरह से हर दिन अपराध की घटनाएं हो, चाहे दुष्कर्म की वारदातें हो, चाहे चाकूबाजी की वारदातें हो, चाहे लूट की वारदातें हो, मारपीट की वारदातें हो, हर दिन इनकी संख्या में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। तो क्या कंपैरिजन अगर कर देंगे पूर्ववर्ती सरकारों से, तो उससे अपनी पीठ पर थपथपाने का मौका मिल जाएगा? देखिए, राजनीतिक बयानबाजी के बजाय अगर जमीन स्तर पे पुलिस उस मुस्तैदी से काम करे जिस मुस्तैदी की जरूरत अभी महसूस की जा रही है, तो मुझे लगता है ज्यादा
ठीक होगा या सामाजिक तौर पे भी या सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से भी ज़्यादा ठीक होगा। एक तरफ आरोप लग जाए और दूसरी तरफ पलटवार में कंपैरिजन कर दिया जाए तो समझिए कि फिर यहीं पे बात ख़त्म करने की कोशिश हो जाती है, लेकिन ऐसा बात ख़त्म होता नहीं है। ऐसे बात ख़त्म हो भी नहीं सकता, क्योंकि बात तभी ख़त्म होगी जब क्राइम एक हद तक ख़त्म होगी। ये ज़रूर है कि विश्लेषक मानते हैं कि पूरी तरह से समाज से क्राइम को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या महिलाओं के खिलाफ अपराध को ख़त्म नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता? और किया जा सकता है तो उसे किस मनोशक्ति से किया जा सकता है, किस दृढ़ इच्छा शक्ति से किया जाता है, इस ओर ध्यान देने की जरूरत मुझे लग रहा है कि ज़्यादा है। और अगर उस ओर ध्यान दे दिया गया तो फिर अपराधियों में खौफ भी रहेगा। इस तरह से जो गैंग रेप और रेप की घटनाएं सामने निकल के आ रही है वो भी रुकेंगी, और महिलाएं अपने आप को, जो कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि सुरक्षित महसूस कर रही है, तो एक मैसेज भी जाएगा कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, या हम यूं कहें जिस तरह की वारदातें देखने को मिल रही है, वो अपने आप में काफ़ी सवाल खड़े करने वाले हैं। पुलिस महकमे पे भी सवाल खड़े करने वाले हैं और उन कार्रवाइयों पे भी सवाल खड़े करने वाले हैं, जिसको लेकर ये बार बार कहा जा रहा है, बार बार पीठ थपथपाई जा रही है कि बहुत शानदार पुलिस काम कर रही है, चाहे नशे के मोर्चे पे हो या अपराध को रोकने के मोर्चे पे हो या अपराधियों को अंदर भेजने को, उन्हें गिरफ्तार करने के मोर्चे पे हो। लेकिन अपराध रोकने के मोर्चे पे क्या हो रहा है, इस ओर कितना ध्यान दिया जा रहा है, क्यों अपराध हो रहा है, उसका मूल क्या है, उस मूल को खत्म करने के लिए क्या किया जा रहा है। हालांकि इस पे भी कहा जाता है कि बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पे वो बहुत कुछ कब तक पूरी तरह से दिखना शुरू होगा, इस बात का इंतजार अभी भी बहुत सारे। वो बहुत कुछ कब तक नजर आता है, उसका असर कब तक दिखाई देता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सत्यप्रकाश। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश से दुष्कर्म और गैंगरेप की वारदातें सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बेटियां कितनी सुरक्षित हैं वो आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। महिलाओं के मुद्दों पर सियासत तो खूब देखने को मिलती है, लेकिन महिलाओं के हित में कितने काम हो रहे हैं, इस सवाल का जवाब देने वाले फिलहाल मौन है। क्योंकि आज महिलाओं के साथ ऐसे अपराध हो रहे हैं जिसे पढ़कर सुनकर रूह कांप जाती है। राह चलते महिलाओं से छेड़छाड़ तो कहीं आबरू लूट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो कहीं घर में घुसकर महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है। एक बार फिर मध्य प्रदेश से ऐसे ही मामले सामने आए जिन्होंने बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। जिन दावों में जिम्मेदार चीख कर बेटियों की सुरक्षा के दावे करते हैं, सामने आ रही खबरों ने उन सभी दावों को खंडित कर दिया है। सबसे पहले इंदौर से आई खबर आपको बताते हैं, जहां एक युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक मामला जून महीने का है और अब पीड़िता ने हिम्मत जुटाते हुए FIR दर्ज कराई है। महिला के द्वारा एक दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध कराया गया है, जिसमें कुछ आरोपियों के विषय में बताया है कि उनके साथ दुष्कर्म किया गया है, जिसमें मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसमें कुल 5 आरोपियों के विरुद्ध में मुकदमा पंजीबद्ध कराया गया है। इस मामले की जांच की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आए हुए साक्ष्यों के अनुसार आगे बताने की कार्रवाई की जाएगी। दूसरा मामला सीहोर से सामने आया, जहां एक महिला को अपने पति को जेल से छुड़ाने की कीमत अपनी अस्मत से चुकानी पड़ी। बलात्कार का आरोपी पीड़िता के पति का दोस्त है। फरियादिया का जो पति है कुलदीप, ये पहले से एक बलात्कार के मामले में जेल में बंद है, और फरियादिया के पति और आरोपी दोनों आपस में दोस्त हैं। तो आरोपी ने फरियादिया को जमानत में मदद करने के का लालच देकर उसके साथ उसको भरोसे में लिया और उसके साथ गलत काम किया है। आरोपी अनीश उर्फ अन्नू, ये एक चिन्हित आरोपी है और इसके खिलाफ पहले से भी कई मामले पंजीबद्ध हैं, और इस मामले को ऐड करके हम लोग इसमें जिला बदर की कार्रवाई करने की अनुशंसा हमने की है पुलिस अधीक्षक ने। आखिर मध्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? और अब इन वारदातों के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठना भी लाजमी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर घर में महिलाएं हैं, और ऐसे में उनकी सुरक्षा की जब बात आती है तो ये चर्चा का विषय बनना भी जरूरी है। लेकिन अफसोस कि प्रशासन शायद इस पर गंभीर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो ये देखिए आपने इंदौर और सीहोर से सामने आई तस्वीरें। अब जरा ग्वालियर से सामने आई तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां एक छात्रा के साथ 2 युवकों ने मारपीट की, साथ ही दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया गया। पूरा मामला ग्वालियर के डीडी नगर का है, जहां छात्रा कोचिंग सेंटर गई थी। इस बीच स्कूटी सवार दोनों आरोपियों ने छात्रा को चाय नाश्ते के बहाने एक होटल लेकर पहुंचे, जहां छात्रा के साथ मारपीट की गई और उसके साथ गलत काम किया गया। कोचिंग में थोड़ा टाइम से पहले पहुंच गई थी, तो वहाँ उनकी कॉलोनी के 2 लड़के थे। दोनों लड़कों ने कहा कि भी टाइम है तो अपन घूम के आते हैं, और अपन विश्वास में उसको मोटरसाइकिल पे ले गए और वहाँ पे शताब्दीपुरम में सिग्नेचर होटल में ले गए। वहाँ पे चाय पानी पिलाने के बहाने उसके साथ में दुष्कर्म किया। एक युवक ने दुष्कर्म किया, दूसरा वहाँ पे निगरानी करता रहा। जब लौट और फिर बाद में उसको मोटरसाइकिल से वहाँ कोचिंग पर छोड़ दिए। जब वो लौट के गई तो उसने अपने परिजनों को घटना के बारे में बताई, और फिर उसके द्वारा महाराजपुरा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसको हिरासत में ले लिया। दूसरे आरोपी के लिए पार्टी रवाना हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। और अब खबर डिंडौरी से है, जहां दुष्कर्म की वारदात के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला। मामला डिंडौरी के शाहपुरा का है, जहां नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना से लोगों में गुस्सा है। घटना के विरोध में कई स्कूलों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग और उसका मकान गिराने की मांग की है। दरअसल शाहपुरा थाना क्षेत्र में बीते 25 अगस्त के दिन नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था, और वारदात के 2 दिन बाद 27 अगस्त को पीड़िता के परिजनों ने शाहपुर थाने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन अब लोगों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। एक आदिवासी छात्रा जिसके साथ में एक सोहेल खान की लड़की ने बलात्कार किया है, और उसे तो गिरफ्तारी हो गई, पर इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो गिरफ्तारी करके क्या पता वो जेल से छूट जाए, दोबारा ये करे। और हम चाहते हैं कि उससे फास्ट ट्रैक लगाकर उसको फांसी सजा दी जाए और उसके घर को तोड़ दिया जाए, और इससे हम लोग को थोड़ा संतुष्टि होगी, क्योंकि वो उसको सिर्फ जेल बंद रहने से हम लोग को मतलब न्याय नहीं मिल रहा है। नाबालिग पीड़िता को बहला फुसला कर ले गए हैं। उन्होंने फिर ये प्रकरण पंजीबद्ध हुआ 27 को, जब बच्ची दस्तयाब हुई, तो इसमें प्रकरण में जो है धारा का इजाफा हुआ। धारा 64, 64 2, 65 1, 127 2 BNS और 3, 4, 5, 6 POCSO और प्रकरण ST/SC का था। तो ये प्रकरण जो है पंजीबद्ध हुआ और विवेचना में लिया गया। 28 तारीख को विवेचना ही तो मुझे प्राप्त हुई थी, जिस पर मेरे द्वारा जो है इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। तो मध्य प्रदेश से सामने आ रही महिला अपराध की वारदातों से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। वहीं इस मुद्दे पर जब बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर से बातचीत की गई, तो वो कुछ अलग ही तर्क देती नजर आई हैं। जरा वो सुनिएगा। एक लाइन कह देने से कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, ये गैंग रैप, ये गंदगी समाज की खत्म नहीं हो सकती। ये सबकी सामूहिक और नैतिक जिम्मेदारी है। कौन से बच्चे हैं जो इतने संस्कारहीन माताओं ने पैदा किए, जिनको मनुष्यता और संस्कार ही नहीं दिए कि वो समाज में ऐसी नरपिशाची व्यवस्थाओं को जन्म दे रहे हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता को भी दंड मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे को संस्कार देना माँ बाप की जिम्मेदारी है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मध्य प्रदेश में रोज़ अखबार खोलो और कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिले में इस तरह की घटना सुनने को आती है, पढ़ने को आती है कि आपका हृदय, आपकी रूह कांप जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह विभाग भी उन्हीं के पास है। ऐसी स्थिति में नैतिक जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है कि कानून व्यवस्था को वो संभाल नहीं पा रहे हैं तो या तो दूसरा गृह मंत्री नियुक्त करें, और इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं इन पर अगर वो रोक नहीं लगा पा रहे हैं तो ये उनकी विफलता को दर्शाता है, और पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर विश्वास उठता जा रहा है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, संपूर्ण देश की बात करें तो ऐसा माहौल है जहां पर हर दिन इस तरह की वारदातें सामने आती हैं और मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। यहां पर भी आए दिन दुष्कर्म की वारदातें हैं, चाहे तो नाबालिग हो, चाहे किस सामूहिक दुष्कर्म की वारदातें हो। और कहा यह जाता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी घटनाओं में किसी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। देखिए, एक तो सख्त कार्रवाई की दरकार है,
दूसरी बात ये है कि कुछ तो संशोधन करना होगा, क्योंकि ये जो लचीलापन है अपराधियों के प्रति, जो रवैया है कानून का, वो और सख्त बनाने की दरकार है। कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। मैं ऊषा ठाकुर को आज सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि जो कहा जाता है कि 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा इसको पलट देना चाहिए। यदि भले ही एक भी अपराधी नहीं छूटना चाहिए, उन्होंने बोला, चाहे भले ही बेगुनाह क्यों ना फंस जाए, क्योंकि यदि एक अपराधी छूटा तो वो समाज को कलंकित करता है। देखिए, मैं उनकी बात से, यदि मानवीयता के आधार पर ध्यान में रखूं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। माता पिता के संस्कार ही होते हैं, मुझ में, आप में, हम सब में माता पिता के संस्कार होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमारा भाई है, ये बहन है, ये हमारा राष्ट्र है, हमें समाज के लिए कैसे काम करना है, हमें कैसे नाम रोशन करना है। कभी माता पिता ये नहीं सिखाते कि गलत काम करना है। हाँ, जो माता पिता अपने बच्चों के संस्कार पर फोकस नहीं करते हैं, मुझे लगता है उन्हें फोकस करना चाहिए मानवता की दृष्टि से। दूसरी बात यह है कि उनका अपना आक्रोश हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इंदौर में गैंगरेप की घटना सामने आ गई, डिंडौरी में आ गई, ऐसे जघन्य अपराध सामने आ रहे हैं जो समाज को कलंकित कर रहे हैं, और राक्षसी प्रवृत्ति के ऐसे लोगों पर कार्रवाई की सख्त दरकार है। देखिए, सिर्फ फांसी का कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, ऐसे पिशाचों पर फांसी के फंदे तक लटकाने की दरकार है। बिल्कुल, फांसी की सजा का कानून बनाने से बेहतर है कि वो फांसी दी जानी चाहिए और सही वक्त पर दी जानी चाहिए, ताकि लोगों में डर का माहौल हो और बेटियां सुरक्षित हो पाए। बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए प्रमोद।